मैं जलालुद्दीन नासिर। तो ये वीडियो जो है 5.2 लेसन का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उससे जो है आज हम पूरा कर दें। इसके अलावा कुछ इस वीडियो में आपको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। बहुत इजी सा ये 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी इसको लगाते हैं। और क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसा कि पिछला पढ़ रखा है वैसा ही है, कुछ नया इसमें नहीं है। इसमें यहाँ क्या गया है कि 20वां पद निकालो, यानी कि 20वां टर्म। हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे। 20th टर्म वाला 20वां टर्म निकालो, लेकिन वो 20वां टर्म किधर से निकालो? लास्ट टर्म, लास्ट मतलब इधर से निकालो, ऐसे। समझ में बात आ रही? इधर से। तो जब आप इधर से चलेंगे तो इसका मतलब ये तो हमारा हो गया पहला पद, यानी फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है। तो जब आप इधर से चल रहे हैं तो 13 में से आप क्या निकालेंगे? 8 निकालेंगे। डी निकालने के लिए कि 3 में से 8 निकालेंगे, ज़रा बताइएगा हमें। इधर से निकालोगे ना, ऐसे निकालोगे ना डी। भाई जब आप इधर से चलते थे तो आप ऐसे डी निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। लेकिन जब आप इधर से चलेंगे तो इधर वाला बाद वाला हुआ ना, तो इसमें से पहले वाला क्या करेंगे? घटाएंगे। समझ में बात आ रही है? यानी 8 में से 13 चाहे 3 में से 8 घटाएंगे। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पर ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो इसी तरीके से लगेगा। तो चूंकि हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे कि जो हमारा ए होगा वो 253 होगा, और जो डी होगा वो 3 माइनस 8 यानी -5 होगा। समझ में बात आ रही है? तो जो एपी दिया हुआ है, एपी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि आप कह लीजिए कि 3, 8, 13 कुल मिला के 253। तो कह रहा है इधर से चलने पर 20वां पद क्या आएगा? तो यानी कि n की वैल्यू हो गई 20। और फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ए हमारे पास कितना है? 253 है, प्लस एन की वैल्यू है 20, और डी हमारे पास है -5। तो ये कितना हो गया? 253 हो गया, और ये 19 बचे 95 -95 ना। भाई 20 में से क्या 19 बचे 95, 19 5 95, लेकिन ये प्लस है माइनस है, ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा। अब देखिए 253 में से अगर 100 घटाते ना तो 153 यानी 153 बचता, 5 और जड़ बढ़ा दी यानी 158। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू, यानी कि उस 20th टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 158 होगी। समझ में बात आ रही है? अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये चौथा और 8वां दो पद है, ठीक है, और दोनों का सम मतलब योग जोड़ 24 है। मतलब कि A4 प्लस A8 की वैल्यू 24 है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि सम मतलब जोड़ किसका? छठवें और 10वें का, यानी A6 प्लस A10 की वैल्यू कह रहा है कि 44 है। कितना है? 44 है। तो कह रहा है कि वो तो उस एपी के यानी उस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकाल लीजिए। तो 3 पद तो तब निकलेगा ना जब हमें ए मालूम हो जाएगा और डी मालूम हो जाएगा, तो 3 पद भी मालूम हो जाएंगे। तो ये सवाल कैसे लगेगा? सवाल लगाने का तरीका बस वही है जो आप समझ रहे हैं कि ये कैसे लगेगा। तो प्रश्न क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो A4 का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है? A4 मतलब A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 4 रखेंगे, एक निकाल देंगे तो A प्लस 3D बचेगा, है कि नहीं? ये तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, यानी A प्लस 3D और प्लस इसका क्या हो जाएगा? 7, 8 में से 8 यहाँ रखेंगे तो 1, 7 हो जाएगा। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो एक ए और एक ए मिल के 2A और प्लस 7 3 कितना होता है? 10D बराबर 24। 2 से कट कर दीजिए तो A प्लस 5D बराबर 12। देखो ये 2 से हमने क्यों भाग दिया? छोटा करने के लिए, चूंकि सब संख्या यानी पूरा नंबर 2 से कट रहा है इसलिए काटा, नहीं कटता तो हम नहीं काटते। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से जो है, यानी उसी प्रकार लिखते हैं सिमिलरली उसी प्रकार से। क्या उसी प्रकार से? छठवां और 10वां A6 प्लस A10 की वैल्यू कितना बता रहा है? 44 है। तो A6 का मतलब A प्लस 5D
और A10 का मतलब कि A प्लस 9D की वैल्यू कितनी 44, यानी कि 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। ये भी 2 से कट रहा है ना तो काट दीजिए, यानी कि A प्लस 7D बराबर कितना 22। ठीक है, 22 दूनी 44 होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसी को क्या करेंगे, रख देंगे और रखने के बाद से सवाल को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे ये पहला वाला लिख लेते हैं, पहला वाला A प्लस 5D बराबर 12 और दूसरा लिख लेते हैं A प्लस 7D बराबर 22। ठीक है, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल, 7 में से 5 गया माइनस 2D और 22 में से माइनस 10 है ना 22। तो D की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो जब D 5 हो गया तो A कितना होगा सोचिए, ये रख लीजिए पहले वाले में। तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो A इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, तो पहला पद हो गया -3 और A और D की वैल्यू कितनी है 5 है। तो AP का 3 पद लिखना है। तो AP का पहला पद A हो गया, दूसरा हो गया A प्लस 2D और तीसरा हो गया A प्लस 3D है ना। तो पहला वाला तो हो गया -13। अब -13 में कितना जोड़ना है, सॉरी A प्लस डी और A प्लस 2D। -13 में हमको कितना जोड़ना है, D जोड़ना है ना। तो 13 में 5 जोड़ दीजिए, कितना बचा 8 5 13 होता है ना, -8 बचा। ठीक है, अरे भाई यहाँ 5 लगाएंगे जोड़ेंगे -8 और -8 में फिर 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई -8। अब A प्लस 2D, देखो समझे नहीं, A का मतलब -13 और प्लस 2 गुणे -5, अरे सॉरी प्लस 5 यानी कि 10। तो -13 और प्लस 10 यानी -3, तो कितना हो जाएगा -3। तो ये हमारे पास जो है टर्म हो गए -13 -8 -3। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19वां देखो। सुब्बा राव जो है वो 1995 में किसी कंपनी में काम करता था। इसने कोई काम शुरू किया, स्टार्टेड वर्क, कोई काम शुरू किया और उसे 5,000 रुपये महीना मिला। ठीक है, लेकिन हर साल ये भी कहा गया कि आपको 200 रुपया बढ़ा के मिलेगा हर साल। तो बताओ कि कितने साल के बाद, इन विच ईयर है ना, उसकी उम्र, उसका जो सैलरी हो जाएगी वो 7,000 हो जाएगी। समझ में बात आ गई। मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट टर्म है यानी A की वैल्यू हो गई 5,000 रुपीज़। ठीक, अब 200 रुपया बढ़ रहा है, मतलब कि D कितना हो गया 200 रुपये। ठीक है, और जो लास्ट अमाउंट है यानी अंत कितना पहुंच रहा है 7,000 रुपये, यानी कि 7,000 रुपये कब तक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि n की हमें वैल्यू नहीं मालूम है। तो क्वेश्चन में होता है कि n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A माइनस 1 इंटू डी। तो सवाल में अरे फार्मूले में रख दीजिए। an की वैल्यू 7,000, A की वैल्यू 5,000 प्लस n नहीं मालूम है, D की वैल्यू 200। ये तो इधर कर दो, तो 7,000 माइनस 5,000 200 n माइनस 200 यानी 200 n माइनस 200 भी इधर कर दो तो बचा 2,000। 200 इधर आया तो 200 जुड़ गया ना, बराबर 200 n यानी कि 2,200 रुपये। कितना 2000 में 200 जोड़ा 2,200 माइनस 200, यानी कि आपका n की वैल्यू कितनी हो गई 2200 अपान 200 000 कैंसिल, यानी कि 11। तो 11 साल के बाद जो है ना उसकी सैलरी जो है कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी, है कि नहीं। उतने में तो इधर महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, बेचारा क्या खाएगा क्या पिएगा, है कि नहीं। चलिए चलिए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर कितना देखा जाए 20। रामकली, ठीक है, 5 रुपये बचाती है पहले हफ्ते में, हाफ ए ईयर, किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये बचा लेती, बहुत ज़्यादा बचा लेती है कि नहीं। देन इंक्रीज दर वीकली सेविंग, लेकिन धीरे धीरे जो है अपने पति का जेब मारती होगी। वीकली सेविंग बाई ₹1.75, पौने 2 रुपया हर हफ्ते बढ़ा रही है बचत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये तो पहले हफ्ते बचा रही है, यानी कि A की वैल्यू हो गई 5 रुपीज़। ठीक है, और जो इंक्रीजिंग हो रही है वो 1.75 हो रही है, तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब वही पूछ रहा है कि बताओ कि उसका अंतिम
20.75 कितने महीने हफ्ते के बाद वो बचा लेगी। मतलब ये हुआ कि जो AN है वो दिया है 2575 रुपीज़, यानी कितने महीने के बाद 20.75 बचा लेगी। ठीक है, यानी कि AN की वैल्यू होगी वॉट। तो सेम क्वेश्चन है, जैसा ये था वैसा ये है। फार्मूला होता है AN = A + N-1 × D। तो AN की वैल्यू है 20.75 इक्वल टू A की वैल्यू है 5 प्लस N नहीं मालूम है और D की वैल्यू है आपके पास 1.75 रुपये। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को ले आके इधर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना N -1.75। तो अब ये 1.75 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से इसको घटाया तो 15.75 बचा है कि नहीं, और प्लस 1.75 और आके जुड़ गया, इधर का माइनस इधर चला गया, प्लस हो गया, और ये हो गया 1.75 N, 1.75 N। तो ये दोनों जोड़ दिया आपने, 5 कितना हो गया 0, 7 कितना हो गया 14 और 1 5 कैरी 1, 5 1 6 और 1 7 और 1, यानी 17.50 रुपये। और इसमें हमको भाग कितने देना है, 1.75। तो ये 10 बार, यानी कि N की वैल्यू कितनी हो गई 10 वीक्स, यानी कि 10 हफ्ते बाद जो है वो उसकी जो बचत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75 रुपये। तो इस तरीके से जो है इस लेसन का ये सारा सवाल हल हो गया 5.2 लेसन का। अब चलते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे, आप इसे उतार लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी है। हिंदी में मैं बता देता हूँ। फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म, पहला, यानी ये देखो ये जो समांतर श्रेणी लिखी गई है 129, 120, 111, 102, जब ये उल्टी लाइन में जलता चला जाएगा तो ऐसा कौन सा टर्म आएगा जो निगेटिव होगा, तो वो उसकी संख्या क्या होगी, यानी n की वैल्यू क्या होगी जब हमारा पहला टर्म जो होगा निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव के लिए यानी हमको n निकालना है, कौथवा पद होगा। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम हिंदी में लिख दें चाहे इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे लेट्स, मान लिया कि वाइथ, एथ, एक्स, जेड, एम, कुछ भी मतलब लिख लेंगे आप, ABCD कुछ भी, फर्स्ट निगेटिव टर्म आप NAP है ना, कुछ भी लेट कर लेंगे, नहीं भी लेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो माने चाहे मत माने, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि देखिए AN की वैल्यू होती है A + N-1 × D होती है, क्लियर। तो पहले तो हम लोग AN फाइंड करें कि AN क्या होगा इस हिसाब से। तो देखो यहाँ पर A की वैल्यू है 129, ठीक है, और D की वैल्यू है 120 - 129 = -9, D हो गया -9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम इसमें रखेंगे। तो देखो ये AN है, AN बराबर क्या, A की वैल्यू 129 प्लस N नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, -1, D की वैल्यू कितनी -9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो 129 - 9N और +9, यानी कुल मिला के ये जुड़ गया तो कितना हो गया 138, यानी 138 - 9N हो गया। ये है AN। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, जरा सवाल को देखो। ये सवाल में ये कह रहा है कि पहला कौन सा पद निगेटिव होगा, यानी कि वो कौन सा AN होगा जो 0 से छोटा होगा। समझ में बात आ रही है, नहीं आई, मतलब कि पहला वो कौन सा पद होगा, यानी N कब निगेटिव हो जाएगा, तो N कब निगेटिव होगा। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन N जब निगेटिव होगा तो AN जो होगा ना वो हर हाल में 0 से छोटा हो जाएगा कि नहीं, समझो जरा। यहाँ से हम उल्टा जाते -10 पे पहुँच गए मान लो, तो -7 पे पहुँच गए। अब -7 जो है जाहिर सी बात है कि अंतिम पद ये जो 129 होगा उससे तो छोटा ही होगा ना, 0 से छोटा ही है भाई, 0 से तो छोटा है, तो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, तो ये हम क्वेश्चन। अभी AN की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ देखो ये कितनी है, यही लिख दो यहाँ पे 138 - 9N इज लेस देन 0। तो ये 9N इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9N। तो 130/9 इज मोर देन N। ठीक है, अब ज़रा इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के बाद आप क्या देखते हैं, 9 से डिवाइड करो तो कितना आएगा,
15 बार जाएगा, 15 नवा 135, 3 हासिल बचेगा, है कि नहीं, यानी कि 15 एंड 3/9, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या है, हर हाल में n से क्या है, छोटा है, तो यानी कि 15वां से ये चूंकि देखो ज्यादा है, 15 से ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि 16वां पद, चौथा पद 16वां पद जो होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा। समझ में बात आ रही है, यही क्वेश्चन पूछा, यानी कि 16 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर या फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये देखो 15 से ज़्यादा है, इसीलिए यानी n यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यानी कि अगर 16वां पद ऐसा होगा, 15वां पद तो धनात्मक होगा, लेकिन 16वां पद क्या होगा, पहला पद ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का अपोजिट क्वेश्चन एक देखते हैं। अब देखिए यहाँ यह कहा गया है कि पहला ऐसा कौन सा पद होगा जो धनात्मक होगा। अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी a की वैल्यू है आपकी -65 और d की वैल्यू है -58 -65। आप देख लीजिए कितना आ रहा है, +65, यानी कि कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। तो d की वैल्यू हो गई आपकी 7। तो यहाँ पर कह रहा है पहला निगेटिव इंटीजर, तो पहले an कितनी वैल्यू निकाल लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -58 है और प्लस n नहीं मालूम है 1 और d की वैल्यू आ रही है 7, मल्टीप्लाई कर दो तो -58 प्लस 7n माइनस 7, 7 जुड़ गया ना, ये 7 8 7 15, यानी -65 प्लस 7n, ये तो हो गई किसकी वैल्यू, an की। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस वक्त an क्या होगा, हर हाल में 0 से बड़ा होगा, तभी तो धनात्मक आएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब बड़ा होगा। बस इसकी यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दो -65 और प्लस 7n बड़ा होगा 0 से, उधर चला गया, यानी 7n इज ग्रेटर देन 65। तो n इज ग्रेटर देन 65 अपन कितना, 7, तो 7 से डिवाइड कर दो तो 7 9 63 होता है, कितना होता है 63, यानी कि ये, ठीक है। यानी 9 and 2/7, तो देखो 10 and 2/, 7 9 63 72। थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, सॉरी बच्चों, देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये a की वैल्यू -65 है और मैंने यहाँ -58 लिख दिया है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ कुछ हो गया है, तो इसको हमको चेक करना है। ज़रा सा हम 1 मिनट हम दोबारा से चेक कर लें। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -65 है, तो ये 65 हो गया, तो यहाँ पर भी -65 हो गया और 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 72 हो गया, -72 हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -72 रखेंगे, ठीक है। कितना रखेंगे, -72। मैं देख रहा था कि यहाँ पर कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, मैं कही भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। तो ये हो गया 7n, ये हो गया 72, यानी 72/7, तो 10 7 10 में 70 होता है ना, 10 बार जाएगा, यानी 2/7। तो इसका मतलब है कि देखो 10 से ज़्यादा, यानी कि मतलब कि 11th टर्म, यानी कि 11वां क्या होगा, पद होगा। समझ में बात आ रही है, 11th टर्म लिख लो, पद लिख लो इंग्लिश में। तो 11th यानी 11वां पद ऐसा होगा जो पहला पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक अंक आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन को समझ लो, हमको कुछ नहीं करना होता है, बराबर की जगह ग्रेटर देन जब पॉजिटिव रहे, स्मॉलर देन जब निगेटिव है। क्लियर, तो इसको खूब अच्छे से अपने ध्यान में बैठा लीजिए आप लोग। क्वेश्चन उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि m टाइम्स m गुना mth पद का, यानी कि mवें पद का m गुना, हिंदी वाले समझ लें, mवें पद का m गुना, है ना, किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना, mवें पद का m गुना, ठीक है, mवें पद का m गुना n टाइम्स द nth टर्म, nवें पद के n गुने के बराबर है। मतलब समझिए, mवें पद का m गुना, यानी कि am, ये mवां पद हो गया, ठीक है, ये क्या है, am है, ठीक है ना, यानी am का m गुना, m गुना का मतलब कि m का इसमें क्या करें, गुणा कर दें। समझ में आ रही है, ये बराबर है किसके, nवें पद का, यानी nth टर्म का, यानी कि nवें पद का, nवां पद मतलब an,
का n गुने के बराबर है। समझ में बात आ रही है? यानी कि m में n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों आपस में कह रहा है कि बराबर है। ठीक है, बराबर। तो बताओ कि m प्लस n वहाँ पद जो होगा वो 0 होगा। समझ में बात आ रही है? तो चूंकि ये गिवन है, ये दिया गया है, ये सॉल्यूशन में दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हिंदी में लिख लेंगे दिया गया है और इंग्लिश में लिख लेंगे गिवन। तो ये आपको दे दिया गया है। अब आप इसको लगाने का तरीका तो जानते ही हैं। am है, m लिखा गया है, तो इसको अगर हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम जो चीज़ यहाँ लिखते हैं ना, समझ बात आ रही है, वही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो यहाँ लिखा जाएगा वही यहाँ लिखा जाए। क्यों? क्योंकि यही उस नंबर को दिखाता है। जो नंबर यहाँ दिखाता है वो अगर यहाँ हम q लिखेंगे तो यहाँ पर भी q लिखेंगे, यहाँ हम m लिखेंगे तो यहाँ पर भी m लिखेंगे, यहाँ पर m+1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम m+1 लिखेंगे, यहाँ m+n लिखेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर भी m+n होगा। तो जो चीज़ यहाँ होगी वही यहाँ होगी। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो देखिए am का मतलब कि a + m-1 इंटू डी, और इसमें हम गुणा करेंगे m का बराबर, इसको लिखेंगे a + n-1 इंटू डी और गुणा करेंगे किसका? n का। समझ में बात आ रही है? तो चलिए गुणा करते हैं और इस गुणे को जो है थोड़ा सा सही करके देखते हैं। तो चलिए हम m का अंदर क्या करें? गुणा कर दें। नहीं तो m का गुणा कर दो पहले। तो m का इसमें भी गुणा होगा, m का इसमें भी गुणा होगा कि नहीं? तो देखो क्या हो जाएगा, ma+, ठीक है, md और अंदर m-1। क्लियर? सही है, m का d में हुआ, m का a में हुआ, बराबर n का भी कर दो, na+ nd n-1। ठीक है, अब इसका अंदर करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो। तो ma+ m² d माइनस md बराबर na+ nd का मल्टीप्लाई किया तो n² d -1। समझ में बात आ रही है? क्लियर हो रहा है कुछ कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब क्या करें? अब ज़रा चेक करो, ये m² d है, यहाँ -md है, यहाँ पर na है, n² d है, -1 है। तो ये m² है, ये n²। अगर ये दोनों एक साथ ले जाएं तो कोई प्रॉब्लम है? देखो ये d इसमें भी है, d इसमें भी है। ठीक, ये दोनों एक साथ आ जाएं। समझ बता रही है? ये देखो m इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, ये दोनों एक साथ आ जाएं। क्या कहते हैं आप लोग? देखिए ma को हम क्या कर दें इधर, और nd को हम कर दें इधर। नहीं तो सब एक जैसे एक जगह आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे, या अरे सॉरी, nd बंदा nd ना। देखो यहीं पर मिस्टेक हो रहा था, अभी क्लास होता तो आप लोग टोक देते, अरे सर यहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो हम क्या करें, इन दोनों को उठा के इधर लाएं और इसको उठा के इधर जाएं। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा m² d माइनस, ये इधर चला गया, n² d। ठीक है, फिर -md और ये इधर चला गया, +nd। ठीक है, बराबर यहाँ पर na ये इधर चला गया, ma-। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या है? d कॉमन है, तो बचा क्या? m² - n²। क्लियर? यहाँ पर भी d कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? d निकाल लीजिए तो m तो प्लस हो जाएगा, है ना, -n। क्लियर? बराबर a कॉमन है, a निकाल लीजिए। तो जब a निकालेंगे तो यहाँ पर भी n-m बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ माइनस निकाल लें तो देखो यहाँ पर भी mn, यहाँ पर भी mn, यहाँ पर भी mn हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, माइनस निकाल लें। यहीं थोड़ा सा आपको अकल चलानी पड़ेगी। जब हम माइनस निकाल लेंगे तो ये भी उलट जाएगा ना, ये हो जाएगा m-n हो जाएगा। देखो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस, माइनस का m में मल्टीप्लाई किया तो, यानी इसको हम बाहर पहले लिख लें, इसको हम बाद में लिख लें, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इसको जो है आप लोग ज़रा अच्छे समझ लीजिएगा, इसीलिए मैं इसको घेर दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए m-n इसमें भी है, m-n इसमें भी है, दोनों में से m-n कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या? देखो यहाँ क्या बचा, एक d बचा और एक m+n बचा। फार्मूला मालूम है कि नहीं? फार्मूला होता है a² - b² बराबर a + b और a - b। ठीक है, तो a - b कॉमन हो गया नहीं? अब देखो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा सिर्फ -d बचा। कितना बचा? -d बराबर -a, तो ठीक है m - n। ठीक है, अब देखो ये m - n से क्या हो गया,
कट गया। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब सर इसको हम लोग दोबारा से उतार रहे हैं, डी एम प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर। अब हम क्या करें कि ये सब तो हो गया, माइनस ए की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, समझ में बात आ रही है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ज़रा गौर करिए। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखें, एक तो आपने निकाल काट दिया तो m प्लस एन हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में d कॉमन है, नहीं कॉमन है, ठीक है, d कॉमन निकाल लीजिए, d यहाँ से कॉमन निकालिए, d कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर बचा माइनस, और बचा क्या m प्लस एन बचा ना, यही चीज़ बची। देख लीजिए, इस d को बाहर निकाला, इस d को यहाँ बाहर, यहीं लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी लिख लीजिए। मैंने यहाँ इसलिए लिखा, खास करके लिखा है, वो हम समझाएंगे क्यों लिखा है। ये देखो, इस d को हमने बाहर निकाला तो m प्लस एन बचा, माइनस बचा 1 बचा, बराबर माइनस ए। ठीक है, इस माइनस ए को इधर लाइए, तो जब ये इधर जाएगा तो इधर तो 0 बच जाएगा, तो इसको इधर लाओ, तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा ए ब्रैक प्लस, ये प्लस यहाँ पर ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या m प्लस 1 n, m प्लस n, ठीक है, माइनस वन और इंटू डी बराबर 0। अब एक बात बताओ कि देख रहे हैं ना, a है पहला पद, m प्लस एन है, माइनस n है, d है, तो इसकी वैल्यू 0 है। अब 0 का मतलब क्या हुआ, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा हमने बताया था ना अभी यहाँ बताया ना कि यहाँ पर हम जो चीज़ लिखेंगे ना वही यहाँ लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने m प्लस एन लिख रखा है, तो इसका मतलब कि इसको हम कैसे दिखाएंगे, a तो ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m प्लस एन, है कि नहीं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सोचो यहाँ a n होता तो आप लिखते हैं ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और मैंने अभी यहाँ बताया है कि जो चीज़ यहाँ लिखी जाएगी वही यहाँ लिखी जाएगी। अब देखो ये बराबर हुआ कि नहीं 0, ठीक है, यही सिद्ध करना था। क्लियर, समझ में बात आ रही है, क्या प्रूफ करना था, प्रूफ यही करना था कि शो दैट कि m प्लस nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। तो देख लीजिए m प्लस nth टर्म की वैल्यू 0 हुई कि नहीं हुई। ठीक है, सवाल समझ में आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसी में का एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा मिलेगा कि mवां पद है किसी एपी का, उसकी वैल्यू 1/n है, यानी mवें पद की वैल्यू 1/n है, mवां पद। तो क्या क्या गिवन है, mवां पद मतलब am, इसकी वैल्यू 1/an है। ठीक है, बात समझ में आ रही। और फिर nवें पद की 1/m है, यानी nवें पद की 1/m है। तो mn टर्म की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि amn बराबर होगा व्हाट, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर, तो आप तो समझ में आ गया होगा कि हमको जो है सवाल लगाने के लिए इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, रख देनी पड़ेगी। तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, सवाल लगा लीजिए। तो am बराबर क्या होगा बताओ, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा, इसकी यहाँ क्या लिखें, 1/n लिखें, तो 1/n बराबर क्या होगा, सोचो 1/n बराबर क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर, समझ में बात आ रही है। अब इसी प्रकार से या एंड लिख लेंगे, इसी प्रकार से या एंड लिख लो, और लिख लो, इसी प्रकार से सिमिलरली लिख लो। तो यहाँ पर सिमिलरली में वही लिख लो, 1/m बराबर a प्लस, ठीक है, यहाँ पर n है तो n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर, समझ में बात आ रही है। अब हम क्या करें, दूसरे में से पहले वाले को घटा दें या पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दें। तो इसमें से इसको हम क्या करें, घटा दें, क्यों, क्योंकि हमको mn लाना है, यहाँ क्या लगाना है, mn लाना है, तो m में से n घटा दो, यानी 1/m माइनस 1/n बराबर, ये घटाओगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा ना, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसमें से हम पहले, यानी कि ये हो जाएगा n, देखो n माइनस 1 में से इसको हम घटा रहे हैं, तो घटा उसको रहे हैं, ठीक है ना, हम इसको नहीं घटा रहे हैं, समझो इसको घटा रहे हैं,
ऐसे उल्टा नीचे से ऐसे घटा, इसको हम ऊपर लिखते नीचे लिखते तो ये पहले लिखा जाता ना, तो n-1 इंटू डी, और हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। समझ में नहीं आया? देखो ऐसे समझो, 1/m बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, 1/n बराबर a प्लस m-1 इंटू डी। अब देखो ये हो गया माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो देखो ये सॉरी, ये हो गया 1/m-1/n हुआ कि नहीं हुआ, बराबर ए से कैंसिल हो गया। ये ऊपर है कि नहीं है, n-1 इंटू डी और माइनस m-1 इंटू डी। समझ बात आ रही है? तो वही चीज़ तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? वही चीज़ हमने यहाँ लिख रखा है। तो देखो यहाँ पर n-1 इंटू डी हो गया, और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, m-1 इंटू डी, m-1 इंटू डी। क्लियर? अब थोड़ा सा इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो m n एलसीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो m से m n यानी कि n माइनस m हुआ, बराबर यहाँ आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी एन माइनस डी, डी का गुणा कर दो, फिर ये माइनस है ना, तो माइनस डी एम, माइनस माइनस प्लस डी, ठीक, डी वन जा डी प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये डी से क्या हो गया, घट गया, ख़त्म हो गया, डी एन माइनस डी एम बचा। तो डी कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ पर डी कॉमन ले लें तो क्या बचा, n माइनस एम बचा, और यहाँ पर भी n माइनस एम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब तो आप हाई स्कूल में इतना समझना पड़ेगा, हम साफ सुथरा लिख देते हैं, n माइनस एम बटे एम एन बराबर n माइनस एम इंटू डी। अब ये देखो ये कैंसिल, यहाँ पर कितना आया, 1 आया, तो जब 1 आया तो इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ऐसे, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बराबर एम एन इंटू डी, सही है, 1 बराबर एम एन इंटू डी। अब हम इसको उधर ले जाएं, इसको इधर लाएं, इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 0, 1 इधर चला गया, तो यानी कि एम एन डी माइनस 1। ठीक, नहीं समझ में आता है? चलो अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आता है, 1 मिनट हम बता रहे हैं, चलिए छोड़िए, आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर ऐसे साफ सुथरा लिख लीजिए, 1/m n बराबर डी। यहाँ तक तो समझ में बात आ रही है ना, 1/m n बराबर डी। क्लियर? अब देखो इस डी की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तभी तो a मालूम होगा, जब a मालूम हो जाएगा, d मालूम हो जाएगा, सवाल हम लगा लेंगे। तो इसको हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिख दें, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश वाले लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू। तो d बराबर 1/m n समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में रखें 1/m बराबर a प्लस n माइनस 1, और d की जगह क्या लिखेंगे, m n लिखेंगे ना, सही है। अब क्या करें, बहुत आसान है, गुणा कर दो अंदर, तो जब अंदर गुणा करेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा a प्लस n बटे एम एन माइनस 1 बटे एम एन, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, है ना, फिर से लिख लो यहाँ पे दोबारा से, a प्लस 1/m माइनस 1/m n, सही है, और इधर क्या है, 1/m है, ठीक है। देखो ये 1/m जब इधर आएगा तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पे ये इधर लाओ, तो 1/m माइनस 1/m, ये तो घट गया, बचा क्या, a माइनस 1/m n, यही तो बचा, ठीक है। अच्छा, तो a की वैल्यू क्या होगी, ये 1/, इधर m गया, तो a बराबर क्या हो गया, 1/m n हो गया। क्लियर? भाई देखो ये तो हो गया 0, ये घट गया, m में से m निकल गया 0, तो ये जब ये माइनस वाला m इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि a बराबर 1/mn, और यहाँ पर आया d की वैल्यू भी 1/mn आई है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, समीकरण में मान रखेंगे। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है mnth टर्म का ज्ञात करो, तो mnth टर्म आप समझते हैं ना, निकालना है हमें a m n बराबर क्या होगा, तो a m n की वैल्यू क्या होती है, a प्लस m n माइनस 1 इंटू डी, यही होती है ना। तो a की वैल्यू 1/m n, ठीक है, प्लस m n माइनस 1, और d की वैल्यू भी 1/m n, सही है, ठीक है ना भाई। अब m n, अब इसके अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो,
1/mn प्लस mn/mn माइनस अंदर गुणा करो 1/mn। ठीक है, देखो ये घट गया, इससे भाग दिया 1 आया, यानी कि amn बराबर कितना, बराबर 1। ठीक है, तो ये हो गया 1। कितनी वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है कि mnth टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, फाइंड द mnth टर्म। तो mnth टर्म कितनी आया, 1 आया। कुछ नहीं करना है, ये सवाल कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ सवाल में जो कहा गया है वही सवाल में सिर्फ रखना है और कुछ करना नहीं है। सवाल में ये चीज़ दी हुई है, जो दिया है उसको हमने रखा और रखने के बाद से लगा लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आप जो है इस क्वेश्चन को जब 2-4 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इतना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी भी ले लीजिए और फिर क्या करिए, इसकी भी ले लीजिए। ठीक है, ले लिया।